बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप प्रोग्राम क्लैश देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इशूज़ आपके सामने और इशूज़ वही है जिन पे हम बार बार बात कर रहे हैं। एक तो बंदों ने पैसे पकड़े, बबंगे धोल पकड़े, और जिन्होंने पकड़ाए उन्होंने भी पकड़ा दिए पैसे, और वो पैसे लेकर अपना वोट बेचा। और जो अपना वोट बेचा है वो वोट है जिसको मांगने के लिए ये गलियों में गए, बाज़ारों में गए, लोगों की मिन्नतें की और उनको यकीन दिलाया कि आपके वोट का सही हकदार मैं हूँ। लोगों ने इनको वोट डाला और उसके बाद इन्होंने लोगों के साथ ये धोखा किया। नोटों के अंबार लगे हुए हैं। यानी गरीब आदमी पाकिस्तान में आज ये सोचने में मजबूर है कि मैं पूरा महीना मेहनत करता हूँ और बड़ी मुश्किलों से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ, फिर एक भीख मांगने वाला आता है मेरे पास, मेरे से वोट मांगता है, मैं उसको वोट देता हूँ और वो जाके मेरे वोट की कीमत लगाता है बैठ के, और वो इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर रहा है जितने सारी ज़िंदगी मैंने कभी इकट्ठे देखे ही नहीं। मुझे कई लोगों ने कहा, बहुत सारे लोग राब्ता कर रहे हैं, लोग दुखी हैं। लोगों को ये लगता है कि शायद उनका मुल्क यरगमाल बन गया है, उनके मुल्क के ऊपर कब्जा हो गया है। ये माफियाज हैं जो बड़े आराम से सेनेटर्स बना लेते हैं। ये माफियाज हैं जो पैसा लगा के इलेक्शन जीतते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। यानी 50 करोड़ लगाया और 500 करोड़ कमाया। लगता कुछ ऐसे ही लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है इस वक्त, यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने मियां नवाज शरीफ साहब से बात सुनी हो, ऐसा नहीं हुआ कि हमने जरदारी साहब से भी ये बात सुनी हो, लेकिन ये पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है जो खुद कह रहा है कि जनाब यहाँ बोलियां लग रही हैं। यानी पाकिस्तान का गंदा और मकरूह चेहरा सारी दुनिया को दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इमरान खान साहब के सर पे है। अब इसका बनेगा क्या? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि किन सेनेटर्स को बेनिफिट मिला था। दो लोग थे, दोनों पीपल्स पार्टी के थे, जिनको ज्यादा फायदा हुआ था, रुबीना खालिद और बहरामंद तंगी। ये हैरानकुन तौर पे जीत गए थे। इनको खरीदने के लिए पैसा किसने दिया, उस पैसे की मनी ट्रेल क्या है, और जिन लोगों ने पैसा वसूल किया उन्होंने ये पैसा किन से वसूल किया और ये पैसा रिकवर किया जाए। ये एक लंबा प्रोसीजर है और इसके अंदर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को हरकत में आना चाहिए। ये नैब का केस है, ये FIA का केस है, ये केस है पाकिस्तान के उन इदारों का जो फाइनेंसेस को डील करते हैं। लेकिन यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को फिर एक कमेटी बनानी पड़ गई है। क्या इदारे पाकिस्तान के सो रहे हैं और उनको कब कोई झंझोड़ेगा या वो जागेंगे इस किस्म की वीडियोस देखने के बावजूद? यानी इससे बड़ी तौहीन तो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की कोई हो नहीं सकती कि वो गड्डियाँ उठा के बैग में डाल रहे हैं गिन के 1 2। ये क्या है? इंसान है, जानवर हैं, ऐसे बिक रहे हैं मार्केट में, मंडी में। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराऊँ फिर हम बात करते हैं। जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब तज्जियाकार हैं और किसी तारुफ के मुताज नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब मौजूद हैं। ये दोनों काम करते हैं, बड़े ज़बरदस्त सियासतदान भी हैं, बड़े अच्छे तज्जियाकार भी हैं, और तीसरा भी एक बड़ा शानदार आपका एक मजहबी हवाले से भी एक खासा बड़ा नाम है। बहुत शुक्रिया आपका, एक तारुफ है। अहमद रज़ा कसूरी साहब अब हम सबसे सीनियर हैं और बहुत सीनियर हैं। यानी आज कसूरी साहब ने जब सलाम का जवाब दिया जनरल अमजद शुएब साहब को, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे से भी जूनियर है, तो जनरल साहब से भी सीनियर हैं और सबसे सीनियर हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब। तो उन्हीं से शुरू करते हैं बातचीत का आगाज़। अहमद रज़ा कसूरी साहब, सर ये बताएं कि इसका बेहतर हल क्या हो सकता है, इसका सही आउटकम जो पब्लिक चाहे और कानून के मुताबिक निकले, वो क्या हो सकता है? देखें, दो किस्म के हाउसेस होते हैं। एक को कहते हैं यूनिकैमरलिज्म, और यूनिकैमरल हाउस वो होता है जो कि एक जो है हाउस पर मुश्तमिल हो, और बाई कैमरल जो कि दो पर हो। तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरलिज्म की बुनियाद पर है, दो हाउसेस हैं। नेशनल असेंबली जो है इट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और जो सेनेट है इट रिप्रेजेंट द यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। अब चीज़ ये है कि जो सेनेट का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं है। वो जो सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, वो जो सूबों की सीटें हैं 14-14 सीटें डायरेक्ट हैं, 4-4 हैं टेक्नोक्रेट की, 4-4 हैं ख्वातीन की, इस तरह बटी हुई हैं। तो चीज़ है टोटल सीटें हैं 104 सीटें, और 102 सीटों का इलेक्शन होना है, क्योंकि लॉ ये है कि हर 3 साल के बाद आधी जो सेनेट है दैट विल स्टैंड रिटायर्ड, एंड और बाकी उसका इलेक्शन होगा, और जो इलेक्ट होके आएंगे वो अगले 6 साल चलेंगे। तो चीज़ यह है कि ये इसका एक पैटर्न रखा है। इट्स अ परमानेंट हाउस।
अब चीज़ ये है कि जितनी मसलन बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के बहुत ही थोड़े मेंबर हैं असेंबली के। अब वहाँ जो रेट है, प्राइम मिनिस्टर, मैं नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि 50 और 70 करोड़ रुपए का जो है इन बकरों के ऊपर जो है कुर्बानी के बकरे, उनके ऊपर जो रेट लग रहा है। तो अब चीज़ ये है कि अगर जो शख्स अपना 2 या, क्योंकि बलूचिस्तान से 2 या 2.5 या मैक्सिमम 3 वोटों से आदमी सेनेटर बन जाता है, तो अब वो जो इलेक्ट होके आएगा वो पहले तो अपने ये खर्चे पूरे करेगा, फिर अगले इलेक्शन लड़ने के लिए उसकी तैयारी भी उसे करनी है, वहाँ से पैसे उसे बनाने हैं। तो पोजीशन ये है कि इस जो है ये किस चीज़ की गमाजी कर रहा है ये इलेक्शन गमाजी कर रहा है कि ये इलेक्शन बुनियादी तौर पर चोरों और डाकुओं का है, जो कि हीरोइन स्मगलर्स हैं, जो कि ड्रग माफिया में हैं। इसी ऑनेस्ट आदमी के पास तो 50 करोड़ किसी को देने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो आज जो आपने जमहूरियत का हाल कर दिया है, आज अगर कायद आज़म भी जिंदा होते तो वो भी इन बदमाशों के हाथों हार जाते। तो चीज़ ये है कि अगर आपने डेमोक्रेसी चलानी है तो डेमोक्रेसी का जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जमहूरियत को रवां दवां करने के लिए, वो है उस मुल्क का जमहूरी कल्चर। एग्रीकल्चर तो आपने तबाह कर दिया, जमहूरी कल्चर आपने बनाया नहीं। और जमहूरी कल्चर के 2 सतून हैं, बर्दाश्त और सब्र, यानी टॉलरेंस एंड पेशेंस is a synonym of democracy. A country which is a divide of अपना patience and tolerance can run all the systems of the world but not democracy. तो आपने ये सर ये भी टॉलरेट करना पड़ेगा, ये भी टॉलरेट करना पड़ेगा हमें। ये जो हुआ है उसको तो आपने इस तरह के मनाजिर को टॉलरेट करे ये कौम। नहीं जी, ये इसको टॉलरेट नहीं करना, इसको तो जूते मारने हैं आपने, खुदा की कसम। उसे अगर कोई चाइना में ये होते तो इनको शूट कर दिया जाता पब्लिकली, ऑनेस्टली। दैट्स हाउ दे क्लियर दिस मक इन चाइनीज सोसाइटी, जो कि अफीमियों का माशा था, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। आपको भी somebody has to take up the issue very seriously। ठीक है, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। ठीक है। अब जनरल साहब ये तो इनको लत पड़ गई है पैसों की। जनरल साहब करोड़ों की अरबों की बातें करते हैं, इनको आदत पड़ गई है इन पैसों की। ये पैसों के ब्रीफ केस सरेआम उठाते हैं, ले जाते हैं, और देने वाला खुफिया वीडियो बनाता है कि मैं रिकॉर्ड में रखूंगा, मैंने इसको पैसे दिए थे। ये क्या चल रहा है साहब इस मुल्क के अंदर, और इसका क्या कोई नतीजा निकलेगा? अभी भी जो मुखालफत आप देख रहे हैं वो इसी वजह से है कि एमपीएस वगैरह लोगों ने आस लगाई भी थी, ये वक्त आएगा, अपनी जेबें भरेंगे और बोली लगेगी, लेकिन वो अब उनको हाथ से निकलता नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हर तरफ से मुखालफत शुरू हो गई। चीज ये है कि असूली तौर पे तो वोट खुफिया ही होता है, वो देना चाहिए। उसी तरह वोट की एक अपनी सैंक्टिटी मेंटेन की जाती है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे इखलाकियात इतनी गिरी हुई है और इस कदर करप्शन ने जड़ पकड़ी हुई है कि कोई शोबा, कोई चीज ऐसी रह नहीं गई जहां पे करप्शन होना। और ये चूंकि पब्लिक के नुमाइंदे हैं तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वहां पे करप्शन ना हो। फिर उसके साथ साथ ये है कि मयार वो कोई नहीं रहा, यानी एक मेरिट होता है कि जनाब इस आदमी ने ये कंट्रीब्यूशन की हुई है मुल्क की पॉलिटिक्स में, मुल्क की तरक्की में, लिहाजा इसका राइट बनता है कि इसको भेजा जाए वहां पे, ये हमारी नुमाइंदगी करेगा। यहां तो जिसके पल्ले पैसा है वो जाके बैठ गया, उसने स्टेटस के तौर पे वहां पहुंचना है, वो अपना स्टेटस इंप्रूव कर रहा है, वो आपकी नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा वहां, क्योंकि आपने तो उसको चुना नहीं, वो तो अपने पैसे पे गया है। तो ये सारा सिस्टम जो है उससे नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है, जो आपको कुछ फायदा नहीं दे रहा। लोग बैठे हैं अपने स्टेटस के लिए वहां पे। ठीक, आमिर लियाकत हुसैन साहब, गवर्नमेंट का रोल क्या इतना ही था, ये जो 3 लोगों की टीम बनाई है, या इदारों को झंझोड़ा जाए, उनको कहा जाए भी पकड़ो जिन्होंने पैसे लिए सारे गिरफ्तार करो, पैसे रिकवर करो, फिर पूछो पैसे दिए किसने, फिर जिन्होंने पैसे दिए उनके पीछे जाओ और उनसे पूछो आपका मनी ट्रेल क्या है? इमरान भाई देखिए, जो तकलीफ दे सूरत हाल है वो ये कि ये गवर्नमेंट का रोल होना ही नहीं चाहिए था जो गवर्नमेंट ने किया। ये वीडियो मंजर आम पे लाना, ये मुझे नहीं पता, मेरे साथ ज़ाहिर है कि कसूरी साहब हैं, अमजद शोएब मलिक साहब हैं, सीनियर लोग, आप खुद सीनियर हैं, लेकिन ये कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे मुल्क की किसी भी सूरत बदनामी हो, ऐसी कोई भी चीज़ मेरे मुल्क की आए, क्योंकि इसकी तहकीकात आप खुफिया तौर पे भी कर सकते थे। वीडियो आई, आपके पास आ गई,
क्या जरूरी है कि 2 किलो मिठाई के डब्बे लेना, ये कहकर कि हमने इसको निकाल दिया पार्टी से और डब्बे में मिठाई की तकसीम हो गई, जी बहुत इंसाफ की बात हो गई, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। मुल्क की तो बदनामी हो गई ना। अभी पूरे दुनिया में ये दिखा दी वीडियो, हालांकि वीडियो बनाई भी आप ही ने, आप ही की किसी आदमी ने बनाई, जाहिर है कि किसी ने बनाई होगी ना, और वो बनाकर वो आपने रखी हुई थी आपके पास, 2018 की है, रखी हुई आपके पास, और आपने फिर उसको दिखा दिया, फिर उसको वजीर कानून भी बना दिया। अब जहां मौका था उसको हटा दिया। मैं ये कहता हूं कि इससे मेरा मुल्क बदनाम होता है, मेरा वतन बदनाम होता है। तो मैं ऐसी वीडियोस का हामी नहीं हूं कि आप ये वीडियोस दिखाएं। मैं इस स्टेटमेंट के खिलाफ हूं कि कौमी असेंबली में खड़े होकर कोई कहे कि हमारे पायलट खराब थे या हमारे पायलट फारिग थे, मैं इसके भी खिलाफ हूं। जो कुछ भी है आप अपने घर की बातें घर में तय करें। आपके पास माशाल्लाह खुफिया इदारे ऐसे हैं जो गर्दन से पकड़ सकते हैं। हमें फख्र होना चाहिए आईएसआई पर और मिलिट्री इंटेलिजेंस पर और दीगर इदारों पर, ये गर्दन से पकड़ सकते हैं। आप इनको देते वीडियो, ये पकड़ लेते। लेकिन आपको ये जो शौक है ना हीरो बनने का और शेर सजाने का सर पे, ये बड़ा जिस दिन लेट डूबेगा। ये पाकिस्तान का ख्याल करें, वतन का ख्याल करें। पाकिस्तान की दम से अगर आईएसआई इनको पकड़ लेती या कोई इदारा इनके ऊपर तहकीकात करके इनको पकड़ता और ये वीडियो मंजर आम पे ना आई होती, तो ये सब लोग वही कह रहे होते जो नवाज शरीफ कह रहे हैं। ये सब वही कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं नहीं देखिए आईएसआई जो है या इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, अब वो मदाखलत की बात नहीं है, मुजरिम को पकड़ने जा रही है, मुजरिम को जो इस मुल्क के अंदर दरहकीकत जमहूरी निजाम को भी खराब कर रहा है और मुल्क की बदनामी का बायस भी कर रहा है। ये इदारा मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, तो अगर ये इदारा पकड़ लेगा तो ये कोई सियासत में मदाखलत नहीं है। नवाज शरीफ का नैरेटिव कौन सा नैरेटिव है कौन नवाज शरीफ साहब, छोड़े इनको। मैं तो कहता हूं कि जी बात यह कि ऐसी वीडियोज के जरिए या ऐसे किसी भी अमल के जरिए आपका वतन बदनाम होता है। एक सिंपल लाइन फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कि इंडियन चैनल पर दिखाया जाएगा पाकिस्तान में कौन सी जमहूरियत है, वो देखो जनाब वहां तो पैसे दिए जा रहे हैं और ये इमरान खान की पार्टी के लोग कर रहे हैं और फला कर रहे हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये था। दूसरी बात ये कि कसूरी साहब या तशरीफ फरमाए, कसूरी साहब तो उन अफराद में से मुझे अच्छी तरह याद है कि जो मतलब जब अदालत में भी गए तो इन पर किसी ने काला रंग फेंक दिया, ये तब भी वहां खड़े रहे, वकला तहरीक के अंदर खड़े रहे और इन्होंने वहां पर डटकर मुकाबला किया और उन्होंने कहा कि भाई मैं एक तरफ हूं, मैं हूं, मेरी जात है, मैं मुशर्रफ साहब को सपोर्ट करता हूं, मैं करता हूं। तो देखिए जब रवैये इस हद तक गिर जाए कि आप किसी को तस्लीम ही ना करें और तस्लीम ना करने के लिए आप किसी के मुंह पे कालक फेंक दें। अमजद शोएब साहब अगर एक बात कह रहे हैं कि जी मैं बात कहता हूं कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, उनकी बेखरी की जानी चाहिए आपकी। जी अमजद शोएब साहब, आप तो मुल्क में जमहूरियत को पनपने नहीं दे रहे। जमहूरियतें इस तरह नहीं पनपती हैं। जमहूरियतें पनपती हैं जब आप अपनी पार्टी के अंदर एहतिसाब करते हैं और खुफिया एहतिसाब करते हैं। आप एलानिया एहतिसाब पार्टी में नहीं किया जाता, खुफिया एहतिसाब होता है। उनको बताया जाता है, उनको पकड़ के पार्टी से निकाल दिया जाता है और बाद में बताया जाता है कोई साहब थे उन्होंने ये किया था, उनको मशहूर नहीं किया जाता कि नोटों की थत्तियां लगी हुई है, थत्तियां गिनी जा रही है। और देने वाले कौन है? देने वाले शाह है, शाह। यानी आप ये सोचिए कि सादात का बड़ा इकराम। एक चीज बताएं आमिर भाई, मुझे एक चीज बताएं। देखें जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये पता चला कि ये आदमी समझ आ रही, जब वॉल्यूम कम जी अहमद रजा कसूरी साहब के पास थोड़ा सा कम कर दें। अब आमिर साहब, मामला ये कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये पता चला कि मेरे 20 लोगों ने दोनों, तो उन्होंने कोई भी चीज़ बाहर निकालने की बजाय फौरी तौर पे पार्टी में इंक्वायरी करवाई और वो 20 बंदे निकलवा दिए। अब वीडियो आती है तो उन्हें पता चला कि बीच में एक वजीर अभी भी बैठा हुआ है, उसको भी निकाल दिया। यानी वो तो इतना ही कर सकते हैं। होना क्या चाहिए इन लोगों के साथ जिन्होंने नहीं, मगर वो 20 आदमी जो थे, वो 20 आदमियों की वीडियो थी नहीं थी? नाम आए ना, हमने नाम भी नहीं सुने, बाद में नाम आए, आते रहे चले गए। उन जानता भी नहीं कौन कौन से लोग खवातीन थी, कौन कौन से लोग थे, जानता भी जब इनको कोई। लेकिन अब इस आदमी को जान गए लोग क्योंकि आपने बार बार उसकी वीडियो चलवाई है। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें इमरान भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, मैं कहता हूं ये वीडियो चलनी नहीं चाहिए थी, इसको भी चुपचाप निकाल दें। मैं एग्री करता हूं। एक और चीज बताया ना, देखें अब लोगों को दुख किस बात, अब तो चल गई। मैं जान देखें एक आदमी है वो ये कह रहा है सरदार इदरीस कुरान पाक पे हाथ रख करके हमने पैसे नहीं लिए, हमने कोई 2 नंबरी नहीं की। अब उसकी वीडियो आ गई है। सर सियासतदान का ओवरऑल इमेज कहां गया? तो क्या ऐसे लोगों को आप आने देंगे? क्या ये इस्लामी मसला नहीं बन जाएगा? भाई बहुत सोचने की बात है कि ये पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की ये मंडी लगी हुई है। आपने खुद शुरू में कहा, मैं तो आपके जुमलों से इत्तेफाक नहीं करता बल्कि आपको खैरात तहसीन पेश करता हूं। क्या ये मंडी लगी हुई है, बिक रहे हैं लोग, ये बाजार में लगा है। ये तो एक बाजार बना दिया है कि जो सेंटर बनना चाहे बन जाए, 50 करोड़ दे दे, 70 करोड़ दे दे। हम पागल थे, हमने लोगों से वादे किए, उनको उम्मीदें दे रही। बाजार तो दहाइयों से लगा हुआ है आमिर भाई, बाजार तो दहाइयों से लगा हुआ है। लेकिन जिस दिन से ये आपका लीडर सियासत में आया ना, हर एक का बाजार जो है वो बाजार में खुल गया है।
हमें तो ये महसूस हो रहा है इमरान खान पाकिस्तान को ठीक करे या ना करे, वो हर बंदे का पोल जरूर खोल के जाएगा। ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद कसूरी साहब, कोई इंसाफ चाहे ना हो रहा हो, रिकवरीज ना हो रही हो, वैसे नैब वगैरह तो ये दावा कर रहे हैं कि माजी में कभी इतनी रिकवरीज नहीं हुई जितनी अब हो रही हैं, और उन्होंने जो आदादोशुमार दिए हैं और जो सबूत दिए हैं उसके मुताबिक लगता भी है कि रिकवरीज बहुत तेज़ हुई हैं, लेकिन जिन लोगों से होनी चाहिए थी उनसे नहीं हो रही। इमरान खान इंसाफ कर पाए ना कर पाए, लेकिन एक्सपोज तो चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। कसूरी साहब, खाली एक्सपोज होने का इस मुल्क को फ्रस्ट्रेशन के अलावा कोई फायदा होगा? जी देखिए, इमरान खान, मुझे जो हालात हैं उस पर मुझे एक शेर आ गया कि वो रिक्वायरमेंट है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। जब तक ऐसे लोग नहीं आएंगे जो कि ख़रीदार नहीं हैं, जो लोगों की असमतों के, लोगों के ईमान के, लोगों के किरदार के, लोगों की अमानतों के ख़रीदार जब तक रहेंगे, ये मुल्क क्या डगर कभी भी नहीं संभलेगा। देखें कि दुनिया में जो अपर हाउस होता है, अपर हाउस इज़ ए हाउस ऑफ विजडम, बिल्कुल, इट्स ए हाउस ऑफ टैलेंट, इट्स ए हाउस ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स ए हाउस ऑफ सोबराइटी, इट्स ए हाउस ऑफ पेशेंस। क्योंकि वो जो जज्बात होते हैं अपने लोअर हाउस में, उस पर एक मलम का इफेक्ट जो होता है वो अपर हाउस देता है। यहाँ आपने कर लिए हैं उसी, जिनको ना अकल, ना दानिश, ना उनकी शक्लो सूरत सेनेटर्स वाली। वो सेनेटर्स तो वो होते हैं जिनके सफ़ेद बाल हों और उनका एक रिच एक्सपीरियंस हो, बिकॉज रियासत जो है उनके तजर्बात और उनके एक्सपीरियंस और उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से अपना हासिल करना चाहती है कि सही पॉलिसीज बने, सही लेजिस्लेशन बने। तो यहाँ आप देख लें कि जिस किस्म का क्राउड सेनेट में आ रहा है, इज़ दिस द क्राउड जो कि पाकिस्तान की अपर हाउस में एक विजडम का तासर दे रहा है, या एक सोबराइटी का तासर दे रहा है, या एक्सपीरियंस का तासर दे रहा है? आंसर इज नो। तो चीज़ ये है कि इमरान खान के सिर्फ ये वीडियो दिखा देने या करने से काम नहीं बनेगा। इनको तो जनाब, अगर आप पकड़ के जब साबित हो जाए तो इनको तो सेनेट के सामने टिकटिकी लगा के इनको दुर्रे लगाएं, इनको 2-4 को दुर्रे लगाएं, बाकी अगले 20 साल बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से काम मानने वाले हैं। उसी मौलवी 1400 साल से मेंबर रसूल से इनको आवाज दे रहा है, अपना आवाज दे रहा है, लेकिन आज तक उसका आवाज उन्होंने नहीं सुना। ये डंडे वाले लोग हैं तो जिस दिन कोई बंदा तकड़ा पैदा हो गया, अभी तक यही तो नहीं हो रहा, पैदा नहीं हुआ। कुर्सी जो है, कुर्सी जी जो आप कह रहे हैं वो तो नहीं हो रहा ना जी। साहब कह रहा हूं, जो आप थकड़ नहीं हो रही, आप फरमा रहे हैं तो नहीं हो रहा। एक प्लेइंग टू द गैलरी है, प्लेइंग टू गैलरी है, और आप और हम प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? खत्म होगी बात। उसी वो जो चोर उचक्का है वो सारा रिश्वत दे के असेंबली सेनेट के अंदर बैठा होगा। बस आप अपने तबसरे कर लें, हमसे तबसरे करा लें, बस बात खत्म हो गई। दे शुड बी सॉर्टेड आउट। Absolutely. इमरान भाई, मैं कत्ल कलामी की माजूद कसूरी साहब फरमा रहे हैं, मैं सिर्फ ये कि चूंकि मेरे तो बहुत काबिल एहतराम मेरे उस्तादों की जगह है जो फरमा रहे हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए हम मरवा वाला केस पर चले जाएं, ये असेंबली में शोर उठ रहा था, अगर आपको याद हो, नामर्द बना देंगे, नामर्द बनाने का कानून ला रहे हैं, उसको किसी को नामर्द करेंगे। कोई आया कानून? कोई आया नामर्द का कानून? हो रही है नहीं, कुछ आया? मुझे बताएं। नहीं इमरान भाई, कोई नामर्द बनाने का कानून आया? बातें नहीं आया ना। तो जो फांसी का कानून था, वो भी नहीं, वो भी उस पर लागू नहीं हो रहा। वो जेल में रोटियां तोड़ रहा है। उसका नाम जो मरवा का कातिल था, 5 साल बच्ची का, उसको पकड़ा गया है। उसने इतराफ किया कि उसने 5 बार ज्यादती की 5 साल बच्ची के साथ। वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। कहां है कानून? सजा ही दे दें। अब नहीं, हम नामर्द बनाएंगे। भाई नामर्द ना बनाओ, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो कर दो बस, तुम अब उसको सजा दे दो। तो जब जो काम ही नहीं हो रहा है यहां पर, तो फिर आप कैसे बात को आगे बढ़ाएंगे? ठीक बात। जनरल साहब, एक चीज मुझे इसमें थोड़ा सा एक्सपोज है पाकिस्तान और दुनिया के सामने हो रहा है अनफॉर्चुनेटली,
हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो हैं वो दुखते रहेंगे, तकलीफ में मुब्तला रहेंगे। अल्टीमेटली कोई डायरेक्शन है, कोई लाइट है इस टनल के एंड में कि ये हम अचीव कर लेंगे इसके बदले में, या ये सिर्फ मड स्लाइडिंग होती रहेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी लाइट नजर आ रही है जिससे आदमी ये सोचे कि ये इस मुश्किल पे, इस मुसीबत पे हम काबू पा जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि माशरे में एहसास नहीं है। आप क्यों देख लीजिए कि शर्जील मेमन, जिसको ECL पे रखा हुआ था, जब पाकिस्तान वापस आया तो अरबों रुपए की करप्शन का चार्ज है, लेकिन उसको ताज पहना के तो फूल फेंके जा रहे हैं, बग्गी पे उसको शहर का चक्कर लगवाया जा रहा है। वो शराब की बोतल शहद की बोतल में तब्दील हो गई और लेबॉर्ट्रियों ने जनाब रिपोर्टें भी बना के दे दी। तो जहां माशरा इतना करे, और फिर एक और जो बड़ा अलमिया हुआ है हमारे साथ, 10-12 साल जो गुजरे हैं, इसमें करप्ट माफिया जो है वो रियासत से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। आज उनके पास इन्फ्लुएंस भी है कि हुकूमतों में भी हैं और पैसा भी बहुत है। आप सोचिए कि सिंध में अगर कोई जरदारी साहब के खिलाफ गवाही देना चाहे, गवाह तो पुलिस ही लेके आएगी, तो पुलिस उसको जिंदा छोड़ेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके खिलाफ कोई आगे गवाही दे। उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो अज़हर बलोच है, जिसका रोजाना एक कत्ल केस माफ हो रहा है, उसको बरी कर रहे हैं धड़ाधड़। तो यहां जब रियासत यानी इक्तदार में बैठे लोग जब खुद जुर्म में शरीक हो जाते हैं, तो वो फिर अल्लाह की पकड़ आ जाए तो अलग बात है। वो उसके सामने जनरल साहब, आपने एक चीज नोट की है, जनरल साहब आपने एक चीज नोट की है। मैं आमिर भाई आपके सामने भी ये सवाल है, पहले जनरल साहब जवाब देते फिर आप देते हैं। आपने नोट किया जो लोग पैसे पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं वो तो चले नजर आ रहे हैं, जो नहीं नजर आ रहे, जिन्होंने पैसा दिया है उनको नजर आना भी नहीं, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बनवा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन इस वक्त, ना पीपल्स पार्टी, ना PMLN, ना फजल रहमान साहब, उन्होंने एक दफा भी जिन बंदों ने पैसे पकड़े हैं उनको कुछ नहीं कहा। वो गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये क्यों लेकर आ रहे हैं कानून गवर्नमेंट को। यानी ये रवैया क्या है सर? जिन्होंने पैसे पकड़े हैं उन पे लानत तो भेजिए। मैं ये कहूं कि जनाब उनकी अखलाकी गिरावट का तो अंदाजा ही आप ना करें, वो बेतहाशा है। इसलिए कि जब एक मिसाक जमहूरियत किया था उसमें रखा था कि ये ओपन बैलेट करेंगे, तो आज उनके पास वैसे कोई जवाब नहीं है कि उसकी मुखालफत करें। मुखालफत करना, देखें हुकूमत जो है उसके पास वसाइल होते हैं, वो किसी न किसी तरह अगर चाहे तो कैंडिडेट को ओब्लाइज कर सकती है, उससे वादे कर सकती है कि इसको वोट दे दिया जाए तो हम आपको यूं कंपनसेट कर देंगे। लेकिन ऑपोजिशन के पास तो ये चीजें नहीं है, नुकसान उनका। लेकिन वो चूंकि खरीदो फरोख्त में उनकी दिलचस्पी है, वरना मियां साहब के पास इतनी मेजोरिटी थी, वादे वो अपने वतन में अगर अपने वक्त में वो बदलना चाहते बदल सकते थे जब मिसाके जो दस्तखत किए हुए थे, क्यों? लेकिन अंदर से वो सिंसियर नहीं है। ये बाद में हकायक सामने आते हैं कि भाई हम नहीं करना चाहते, हमने नहीं करना, लिख दिया था, सब कुछ ठीक है, जबानी लिप सर्विस भी हो गई, लेकिन असल चीज है कि सारों ने पैसा कमाना है। अब अगर कल को कोई बात निकल आए कि पार्टी लीडर भी शेयर लेता था, तो फिर आप क्या कहें? जो सेनेट के चेयरमैन के मामले में हुआ है, पार्टियों ने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की उसकी? वो जो लोग बिके थे उनको क्यों नहीं सामने ले? जब पार्टियों ने कहा था कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, PMLN और पीपल्स पार्टी ने कहा था हमें पता चल गया है, लेकिन फिर उन्होंने बंदे नहीं निकाले। उसकी वजह बुनियादी यही है कि कहीं ना कहीं खुद भी ये लोग मुलव्वस होते हैं चीजों में। तो मैं तो मायूस हूं इस लिहाज से। आपने सवाल ये किया था कि इसके आगे कोई लाइट नजर आती है? जहां इतने बड़े पैमाने पे लोगों की आपस में कनाइवेंस हो, इस चीज के ऊपर वो मुत्तफिक हो कि ये चलता रहना चाहिए, तो आप करेंगे क्या? अब इमरान खान ने भी कई लोगों को छूट दे दी। आपने कहा जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है सारी 2 नंबर, वो आप करप्शन को रोकने के चक्कर में पड़े तो बाहर कारोबार बंद हो जाता, लोग भूखे मरने शुरू हो जाते। आपको कहना पड़ा अच्छा जी जो कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाएंगे उनसे हम नहीं पूछेंगे कहां से आया। इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा जी हम तो इंडस्ट्रियां शिफ्ट करने लगे हैं बांग्लादेश, उन्होंने कहा अच्छा जी आपसे भी नहीं पूछेंगे कि क्या आप पैसे कहां से लेके आए हैं, आप जाने और FBR जाने। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स ने ब्लैकमेल किया, हमने कहा अच्छा ब्यूरोक्रेट्स के केस भी नहीं जाएंगे नैब में, वो भी FBR जाने और आप जाने। तो बाकी रह क्या गया? तो यहां असल में माशरा ये कबूल ही नहीं कर रहा कि आप करप्शन जो है उसको खत्म करें। करप्शन एक यूं लगता है जैसे जिंदगी का एक लाज़िम मलज़ूम हिस्सा बन चुका है और इसके बगैर माशरा चल नहीं सके। तो ये अलमिया है बहुत बड़ा। फिर यह है कि खान साहब ने अदारे आगे ठीक नहीं किए। जिन अदारों में पिछले 10 साल में लोग भर्ती किए वो नैब में भी बैठे हुए,
राजा परवेज अशरफ उनके केसेस 10-10 साल उनके डॉक्यूमेंट ही गुम हो चुके हैं वहां से। जब तक नैब के लोग मिले नहीं हुए गुम कैसे हो गए? ये चीजें सोचनी चाहिए थी इमरान खान को कि मैं वादा कर रहा हूं कौन से कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, तो करप्शन खत्म करने का मैकेनिज्म उसके हाथ में तो नहीं है, वो तो ये अदारे हैं जिन्होंने करनी है, जिनके थ्रू करवाना। पहले उनको फाल करें, वो फाल हुए नहीं। तो जो ये मेगा करप्शन केसेस हैं, ये नैब रोज छलांगे लगाता है कि जी हमने 300 अरब रुपया रिकवर किया। ये एक डॉक्टर आसम से रिकवर कर लेते 462 रुपए का करप्शन थी, वो एक आदमी से निकल सकता था सारा पैसा ही, लेकिन वो सिस्टम ही नहीं चल रहा उधर, तो ये बिल्कुल फारग होकर बैठे हुए। तो ये अगर इससे तवक्को है कि इस सिस्टम के जरिए हम कोई कर लेंगे करप्शन खत्म, या किसी का कोई एहतसाब हो जाएगा, तो वो तो सवाल ही नहीं होता, हो नहीं सकता। तो आमिर भाई, फिर ये जो आपकी पार्लियामेंट है या आपकी सेनेट है, यहां पे तत्वर लोग पैसा खर्च करके अपने लोगों को लेकर आएंगे और ये इदारे उनकी एक प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पे काम करते रहेंगे। बज़ाहिर दिखाई देता है वो गरीब आदमी का नुमाइंदा किधर है। देखिए आईन पाकिस्तान में इन दोनों ऐवानों का नाम बड़ा अच्छा रखा गया है, ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी। तो ऐवान ज़ीरी में नीचे नीचे काम हो जाता है, बाला में ऊपर ऊपर काम हो जाता है, काम हो जाते हैं। अब ये आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई ऐसा मेंबर, कोई ऐसा रुकन, देखिए जो रुकन होगा भी ना तो वो साइड में कर दिया जाएगा, 15वां खिलाड़ी होगा वो, उसको बिठा देंगे और उसकी आवाज़ भी खामोश करा दी जाएगी, वो कुछ नहीं कर सके। वो कोस रहा होगा अपने आप को कि वो आया ही क्यों, उसका नाम भी आप जानते हो कौन है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कोस रहे होंगे कि वो आए क्यों, उनका काम क्या था यहाँ पर आने का, जब उनसे काम ही नहीं लिया जा रहा। उनकी सलाहियतें, उनके पास जो कुछ भी अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया है, सब कुछ अल्लाह का अता करता है। अगर वो उनके पास है, वो उस विजडम का सहारा लेकर आपको मजहबी मामलात में कहीं देख लेते, कहीं चले जाते, वो वहाँ चले जाते, जो हज़ारा कम्युनिटी के पास चले जाते, कम से कम वहाँ जाकर वो ये तो ना कहते हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, वो कम से कम ये जानते कि उन्हें क्या बात करनी है। या वो TLP के भी आ रहे साद रिजवी साहब, वो अगर बरेलवी अकीदे के, तो वो जानते हैं कि बरेलवी अकीदे के लोगों से या अहले सुन्नत वालों से क्या बात करनी है। तो ऐसे लोगों का आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे और मुल्क में हम इस्लामी तारीख दोहराएंगे पुराने वाली कि अशरफियाँ चलती हैं तो अशरफी चलाओ, तो अशरफी चलाते नहीं, फिर अब अशरफियों का ज़माना नहीं रहा। ठीक बात है, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको होना चाहिए था और प्ले करना चाहिए था, और ज़्यादा लोग हैं, बहुत कम नहीं है। खान साहब के पास बहुत सारी चॉइसेस थी जो इस्तेमाल नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, और वो लोग आज भी फिर किस तरह हुकूमत का साथ देते हैं देखते जा रहे हैं। हम तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर जाकिर हुसैन साहब, मैं आप ही से आगाज़ कर लेता हूँ। आज का दिन ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के लिए कुछ बेहतर रहा। अब तो दिनों पे आ गई है पॉलिटिक्स और बहुत फास्ट हो गई है। यानी आज अदालत के अंदर जो फंडिंग वाला केस था कि फंडिंग दी जाए ना दी जाए मेंबरान असम्बली को, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त हो गया। उसके बाद जो है वो तहरीक लब्बैक वाला मामला, फिर ये जो मुलाजमीन सरकारी हैं इनका मामला और दीगर एक दो मामलात हैं। ऐसा लगता है कि आज के दिन अचीव किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या इमरान खान साहब ने। ये रोज़ की बुनियाद पे कभी अचीवमेंट होती है, कभी कोई झटका लगता है। क्या हम ये 5 साल ऐसे ही देखेंगे, कुछ तसलसल नहीं बनेगा? आप बिल्कुल, आपको ऐसी देखने चाहिए, क्योंकि एक क्रिकेटर की हुकूमत है और क्रिकेटर का हमेशा ही कहना होता है कि आज का दिन मेरे लिए बुरा था या आज का दिन अच्छा था। क्रिकेट में दिन अच्छे होते हैं या दिन बुरे होते हैं। क्रिकेट में अगर 5 डेज़ का टेस्ट मैच है तो ये कहा, आपने सुने होंगे इंटरव्यूज़, आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं था, आज का दिन हमारे लिए बुरा था। तो जैसी हुकूमत होती है वैसी बात होती है। अगर आप पुराने ज़माने में चले तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की जब हुकूमत थी उम्मी खलीफा की, तो लोग कहते थे भाई बड़ी अब तो हर तरफ चोर बाजारी आम होगी। लेकिन जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत आई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो कहा कि अब तो हर तरफ कुरान पढ़ा जाएगा, अब तो इंसाफ होगा, अब तो हक़ का बोलबाला होगा। तो उम्मी खलीफा के अदवार में जितने बनु मैया के लोग थे उनकी हर खिलाफत को इसी तरह से ताबीर किया जाता था, अब ये होगा अब ये होगा। तो हमारी हुकूमत दिनों पर चलने वाली हुकूमत है। यानी कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन बुरा है, कौन सा आज आदमी सही तरह बोला TV पर जाकर, किसने आज फलां की धज्जियाँ उखेड़ी, मैं आज तक ये नहीं समझ सका। आपसे रहनुमाई हासिल करना चाहूँगा, बल्कि तीनों आप लोगों से रहनुमाई हासिल करना चाहूँगा। क्या आपने कभी पाकिस्तान की जैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत है उसकी तारीख में आपने देखा कि एक वजीर तकरीर करने के बाद ये कहे कि मेरे बाद फला तकरीर करेंगे, मेरे बाद फला तकरीर करेंगे, मेरे बाद फला तकरीर करेंगे? तो स्पीकर काय को बैठा हुआ था? स्पीकर किस लिए था? तो जहां पर स्पीकर को ही नहीं पता कि उसे हाउस किस तरह चलाना है,
और अब कोई रोड तोड़ी गई है आपके इस्लामाबाद में, और वहां पर ये कहा गया कि जी ये शाहरा जो थी वो शेरशाह सूरी की शाहरा थी, इसलिए शेरशाह सूरी की शाहरा पर आपने क्यों अमारकी वगैरह बना ली है। तो भाई शेरशाह सूरी की इस मुल्क में इज्जत की जानी चाहिए, क्योंकि कासिम सूरी यहाँ पे डिप्टी स्पीकर हैं। नहीं तो अगर टीम में तब्दीली भी ले आए खान, तो आपको लगता है कि कप्तान टीम तब्दील करे, बेहतर करे, रहना तो फिर भी क्रिकेटर ही है ना, तो आज का दिन अच्छा या आज का दिन बुरा उससे तो नहीं निकल पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो आप सही कह रहे हैं, अगर तब्दीली भी ले आए, रहना क्रिकेटर नहीं है, लेकिन क्या होगा मैं आपको बताता हूं, इसलिए कि अहल लोगों के सुपुर्द अमानतें की जाएंगी। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक। जब अहल लोगों के सुपुर्द अमानतें की जाएंगी तो फिर दिनों पर बात नहीं होती, महीनों पर बात नहीं होती, फिर सालों पर गुफ्तगू होती है, बरसों पर बात होती है। लेकिन जब अहल लोगों के पास अमानतें नहीं होंगी और आप ना अहल लोगों के सुपुर्द कर देंगे, जो लोग मुंतखब हुए, जिन्होंने अपना पूरा खून पसीना एक करके गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर फारूक सत्तार को हराया, सर 25,000 वोट हासिल किए, 25,000 वोटों से हराया, ये कोई मामूली ये फासला नहीं है, इसको तय करना पड़ता है। इसके और जगह से कराची में वो भी, और यहां पर कराची के अंदर लिसानियत को खत्म किया, यहां पे कराची के अंदर मुर्दाबाद कहने वालों को कोने पे किया, जिंदाबाद वालों को आगे लेकर आए। आपने क्या किया? आपने तो डस्टबिन बनाकर फेंक दिया। तो फिर आप हमसे क्या तवक्को रखेंगे? बात सिर्फ इतनी है कि ये अहल लोगों के सुपुर्द की जाती है अमानतें। आप मुझे बताएं कब तक टीम में मंसूर अख्तर और सलीम जाफर रहेंगे? मंसूर अख्तर सलीम जाफर को टीम में रखने से क्या होगा? 18 रन दिए जाएंगे और मैच खत्म हो जाएगा। वैसे मैंने खान साहब को कहा कि ये सवाल मैंने पूछा था एक दिन, तो उन्होंने कहा था तुम्हें पता है कि मंसूर अख्तर को जब मैंने निकाला था तो मैं लेकर किसको आया था? तो मेरे पास जवाब नहीं था, तो उन्होंने बड़े ही कोई अननोन क्रिकेटर का नाम लिया और उन्होंने कहा उसने हमें ज़्यादा परेशान किया था। अब अहमद रसूरी साहब ये खान साहब का कहना था और ये बुज़दार साहब के रेफरेंस से बात थी और बाकी कोई इतना डिटेल में नहीं था। लेकिन मैं ये अहमद रसूरी साहब का दिन अब कुछ रिलीफ आया गवर्नमेंट के खाते में जी। सेनेट के इंतखाबात में आप अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं? अदालत का रवैया देखते हुए, हुकूमत का रवैया देखते हुए, अपोजिशन का देखते हुए, खुफिया बैलेटिंग या ओपन बैलेटिंग, क्या होगा? देखें, पहले तो मैं बताऊं कि आज के मखदूश हालात को देखते हुए एक फ़कीर मंश पंजाबी शायर उस्ताद दामन ने लिखा था कि अन्ना मारे अन्नी नू तो कसोने वजे थमी नू, विचों विचों खाई जाओ उतों रौला पाई जाओ। ये है पाकिस्तान के हालात सी कि सब खा रहे हैं, विचों विचों खाई जाओ उतों रौला पाई जाओ सी। तो दिस इज प्रिसाइसली इज द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान टुडे, जो कि उस्ताद दामन ने कहा। बात यह है जी कि हमारा सारा सिस्टम जो चल रहा है एड हॉकिज्म पर चल रहा है। आज इन्होंने एक दूसरे को टेलीफोन किया होगा कि यार आज दी दिहाड़ी चंगी टप गई है, यार दुआ करो कल दा दिन भी टप जाए। दे आर मूविंग फ्रॉम डे टू डे। रियासतें डे टू डे पर नहीं चलती। रियासतें जो होती हैं उसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के पॉइंटर्स होते हैं कि वो पॉइंटर्स लग जाते हैं और लोग जो है वो उनमें एतमाद आ जाता है कि जो इतने शॉर्ट पीरियड में यहाँ पहुँच गए हैं, ये जो पीरियड इनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड है, इसी स्पीड पर अगर ये चलते रहे तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से एक एतमाद पैदा होता है और उस एतमाद से जो है कौम जो है उस गवर्नमेंट के साथ जुड़ी रहती है और उसका जो फ़ायदा रियासत को होता है, रियासत मजबूत होती है। आज आपकी रियासत जो है डामाडोल हो चुकी है, जो इकॉनमी इज़ क्रिपल्ड। आपके यहाँ आपने IMF के 2 बंदे बैठाए हुए हैं, एक का नाम है हफीज़ शेख, दूसरा का नाम है रजा बाकर। दे आर लिक्विडेटर ऑन बिहाफ ऑफ द IMF। वो IMF के लिए बिलों में पैसे, पेट्रोल की महंगाई, वो सब पैसे IMF के लिए इकट्ठे करके IMF को भेज रहे हैं। तो बात यह है कोई ऐसे लोग लाओ यार इमरान खान जो इस मुल्क से प्यार करते हों, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हों, जिनका माजी जो है दरख्शां हो, जिनके हाथ साफ हों, जिनके हाथों को ना किसी का लहू लगा हो ना कोई गंदगी लगी हो। ऐसे लोग हैं, लेकिन आपने कभी चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर उनको ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। आप खुशामदी टटुओं को ढूंढते हैं जो आपकी तारीफों के पुल बांधते रहे।
मुल्क इससे नहीं चलते। मुल्क चलते हैं अपने जो जब आप मर्दम साजी करते हैं, और अल्लाह के रसूल ने भी जो है पहले बर्तन साजी की, उसके बाद मदीना में आके अपने निज़ाम को खोला। 13 साल जो मक्की पीरियड है वो मर्दम साजी का पीरियड है। अगर कायनात का सबसे पावरफुल पर्सन अगर मरहून मिन्नत है अच्छे साथियों के, और अपने सिस्टम को नहीं खोलता और वो जाके मदीना में खोलता है, तो वह मेरे भाई मेरा और आपका निज़ाम कैसे चलेगा जब तक आप अच्छे साथी इकट्ठे नहीं गए। तो कौमों की बकाओ और सालमी की जमानत ना आइन साजी देती है ना कानून साजी देती है, वो फकत एक चीज है, वो है मर्दम साजी। ठीक, जल साहब, सेम क्वेश्चन टू यू सर। देखें, ये मौक़िफ़ जो है वो आमिर भाई का और बिल्कुल एक जैसा है बैरिस्टर साहब का, लेकिन अब मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूं कि जो मैंने बैरिस्टर साहब से पूछा उस पर अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, ओपन बैलेटिंग या सीक्रेट बैलेटिंग, नजर क्या आ रहा है? देखिए, पहले मैं जो बात चल रही थी उसमें सिर्फ ये कह दूं कि जिन कौमों का अपना सरमाया नहीं होता, कर्जों में डूबी होती हैं और अंदरूनी इंतशार होता है, अंदर इत्तेहाद मौजूद नहीं होता, अदारे बेकार हो जाते हैं, तो वो उनकी मजबूरी रह जाती है कि उनको डे टू डे बेसिस पे गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि आपकी कोई भी चीज दुरुस्त नहीं होती। अदारे ठीक हों तो वो आपको, आप जैसे भी पॉलिटिशियन है वो आपको लाइन पे रखें। मिसाल के तौर पे आपकी अगर पार्लियामेंट फंक्शनल है तो ये सारे आपको पार्लियामेंट में नजर आएंगे, ये बाहर नारे लगाते नजर ना आए। ठीक, लेकिन अदारे तो आपने बेकार करके रखे। सो ये एक आपका बड़ा, और इकोनॉमी आपकी क्योंकि मकरूज है बेतहाशा, तो आपको बाहर से चलाने वाले वो धक्का लगा के रोजाना की बुनियाद पे आपको चलाते हैं। लिहाजा ये सारी सियासत, इकोनॉमी, हर चीज आपकी डे टू डे बेसिस पे है। रही बात ये, मेरा अपना अंदाजा है कि सुप्रीम कोर्ट एक दरमियाना रास्ता देगा और सुप्रीम कोर्ट इनको कहेगा कि इस वक्त जो हालात हैं, ओपन बैलेट हमारी कौम के मुल्क के मुफाद में है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट इतने वक्त के अंदर अंदर इसके ऊपर बिल बनाए। ठीक, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के केस में उन्होंने किया था कि उनको 6 महीने का वक्फा दे के और उसमें उनको वक्ती तौर पे रिलीफ दे दिया कि जी ठीक है, ये आप कानून नहीं है, लेकिन आप उनकी एक्सटेंशन कंटिन्यू कर लें, मगर 6 महीने के अंदर अंदर आप अपना कानून बनाएं। ठीक है। अब अगर कानून नहीं बनता उसमें वो ये सिर्फ एक रुकावट ये है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो क्या उनमें महीना डिले हो सकती है या नहीं, या अभी महीना दरमियान में कुछ वक्त दरमियान में है कि ये मिल जाए फौरन। ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट कितनी जल्दी फैसला करते हैं, मगर मेरा अपना अंदाजा है कि वो इनको दरमियाना रास्ता दे देंगे, लेकिन जाएगा मामला पार्लियामेंट में ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपने पास कोई अथॉरिटी नहीं है। पार्लियामेंट में अक्सरियत तो नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। देखें, ये तो वो तो उसके जरिए से ही कर रहे हैं, एक नोटिफिकेशन के जरिए से। उनके पास तो अक्सरियत नहीं है, वो वहां पे अमेंडमेंट तो कर नहीं सकते और अपोजिशन का रास्ता नहीं रोक सकते। आमिर भाई, पीडीएम अपनी सुप्रीम कोर्ट इतना कह दे, खुफिया होगा, वही पैसा, वही धंधा, वही पैसा, उसी तरह मंडी लगेगी और लोग अपने पैसे पूरे करेंगे। मुनाफिकीन की लिस्ट हमेशा सीक्रेट होती है, तो मैं कहता हूं कि सीक्रेट बैलेटिंग करवा दें आप मुनाफिकीन की लिस्ट अगर देखनी है, एक ऊपर कैमरा लगा दें, और जैसे आमिर लियाकत की अंगूठी नजर आ रही है ना आपको, ये ठप्पा जब मारेगा तो पता चल जाएगा ये ठप्पा इसने कहां मारा है। तो शक्ल मत देखें उसकी, सिर्फ हाथ देखने कहां लगा है तो पता चल जाएगा मुनाफिकीन कौन है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आमिर भाई। वक्त अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।